Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज से हमारी हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और ये हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं अपने सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ में जो कि है IBO3 भारत का विदेश व्यापार। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने सबसे पहले चैप्टर के साथ में और ये उसका पार्ट 1 है। सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है भारत का विदेश व्यापार। तो इसमें आपकी कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि क्यों विदेशी व्यापार जरूरी होता है किसी भी कंट्री के लिए और इसके अलावा उसके क्या फायदे हैं, इंडिया में आपका जो विदेशी व्यापार है वो कैसा है। तो इनसे रिलेटेड कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है वो ये क्वेश्चन है कि भारत के जो निर्यात हैं उसके क्षेत्र की मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो प्रमुख समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उनके बारे में हमारा जानकारी होना जरूरी है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उन्हीं सभी समस्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो के एंड तक ये मेरी गारंटी है कि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर कर दीजिएगा। तो आपसे हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आपकी वीडियो सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे और बाकी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके सीधे प्रूडेंट क्लासेस भी सर्च कर सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिए उस चैनल को, वहां पे भी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। साथ ही साथ में जितनी भी पीडीएफ्स होंगी मैं वहां पर अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अपना जो मिशन है याद रखिएगा, 70% हमें अचीव करने हैं अपने एग्जाम्स में। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे भारत का नक्शा है, ये आपका यूएसए का है, ये जापान का है और ये आपका दुबई का है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये क्यों इंक्लूड करें, सबसे पहले जानना जरूरी है कि आयात और निर्यात होते क्या है। ओके, तो जब भी हमारी कंट्री से कोई भी सामान किसी और कंट्री में जाता है, ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, इसके बाद आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो हमारी कंट्री से जब भी कोई सामान किसी और कंट्री में जाता है तो उसको हम बोलते हैं निर्यात। ठीक है, और जब हम किसी और कंट्री से सामान अपनी कंट्री में मंगाते हैं तो उसको बोलते हैं आयात। ओके, और हमारी इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री से जो गुड्स जाती हैं बाहर, जो सामान बाहर जाता है और जो हमारा बाहर की कंट्री से जनरेट होता है रेवेन्यू, ठीक है, वो लगभग सिर्फ 1% ट्रेड है। हमारा हमारा जो पूरा व्यापार है भारत का वो लगभग सिर्फ और सिर्फ 1% है पूरे विश्व के ट्रेड से। ठीक है, पूरे विश्व का जो व्यापार होता है उसमें हमारी कंट्री का कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है आपका, ये ध्यान रखिएगा। तो आयात और निर्यात ये बहुत ही जरूरी होते हैं। निर्यात जब आप करेंगे यानी कि अपने जो वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं उनको जब आप किसी और दूसरी कंट्री को या देश को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, आपका पैसा आएगा आपके पास में। ठीक है, और जब आप आयात कराएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं समझना। तो अभी हम बात करेंगे कि हमारी कंट्री का जो निर्यात है, जो हमारा निर्यात को इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सपोर्ट है, तो हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है यानी कि जो निर्यात का क्षेत्र है हमारा, उनमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्यों हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है, जो हमारा टोटल निर्यात है वो 1% से भी कम है पूरे विश्व के निर्यात में। अब इसी के बारे में हम जानेंगे, तो वो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आगे हमारा डायग्राम आ चुका है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 8 हमारी समस्याएं हैं इंपॉर्टेंट जिनके बारे में हम बात करेंगे। 8 समस्याएं हैं जिनकी वजह से हमारा जो निर्यात है वो कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो सबसे पहला जो हमारा समस्या आप कह सकते हैं वो है खराब गुणवत्ता की छवि। ठीक है, दूसरा है निर्यातकों की अविश्वसनीयता, तीसरा है उच्च उत्पादन लागत और चौथा हमारा जो रीजन है या फिर समस्या है वो है उत्पादों की अपर्याप्त आपूर्ति। 5वें नंबर पे हमारी जो समस्या आती है वो है व्यापार सूचना प्रणाली की कमी। छठा है हमारी जो समस्या है वो है खराब आधारिक संरचना। 7वीं जो हमारी समस्या है निर्यात क्षेत्र की वो है चेहरा विहीन उपस्थिति। और 8वीं जो हमारी समस्या आती है वो है प्रक्रियात्मक जटिलताएं और संस्थागत कठोरता। तो ये 8 पॉइंट्स हैं, ये हेडिंग्स आप याद कर लीजिए। ठीक है, और इनके बेसिस पर ही आगे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है पॉइंट, खराब गुणवत्ता की छवि। दूसरा है निर्यातकों की अविश्वसनीयता। तीसरा हमारा जो है वो है उच्च उत्पादन लागत। चौथा हमारा है उत्पादों की अपर्याप्त आपूर्ति।
पांचवा है व्यापार सूचना प्रणाली की कमी। छठा हमारा पॉइंट है खराब आधारिक संरचना। सातवां पॉइंट है चेहरा विहीन उपस्थिति। और आठवां हमारा पॉइंट रहेगा प्रक्रियात्मक जटिलताएं और संस्थागत कठोरता। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो जैसा कि आपको बोला मैंने पीडीएफ डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। सो गाइस, सबसे पहली जो हमारी समस्या है वो है खराब गुणवत्ता की छवि। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो हमारी वस्तुएं बनती हैं कंट्री में, वो बाहर जो विदेशी मार्केट है उनमें एक अच्छी इमेज या फिर आपकी छवि क्रिएट नहीं कर पाती। तो अगर हम बात करें तो भारत के उत्पादों की विदेशों में बहुत खराब गुणवत्ता वाली छवि है। मेड इन इंडिया अंकित वस्तुओं को विदेशों के बाजारों में खराब गुणवत्ता का संकेत माना जाता है। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पे उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन्ड होता है, यानी कि किस कंट्री में वो प्रोडक्ट बना है, किस आपकी देश में वो प्रोडक्ट बना है, तो उस पे लिखा होता है। जैसे कि आप कोई चाइनीज प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पे लिखा होता है ना मेड इन चाइना। वैसे ही इंडिया के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उन पे लिख के भेजा जाता है कि मेड इन इंडिया, यानी कि भारत में निर्मित वस्तु है ये। तो कोई भी वस्तु जिस पर मेड इन इंडिया लिखा होता है तो विदेशी बाजारों में उसको एक खराब गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट माना जाता है। उसको देखकर लोग कहते हैं कि अगर ये इंडिया में प्रोडक्ट बना है तो अच्छा नहीं होगा। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जिसको क्या करना है आपका, जिस पे हमें वर्क करना है, जिसको ठीक करना है अगर हमें अपने निर्यात को बढ़ाना है। तो निर्यात क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सबसे पहली, कि हमारी जो वस्तुएं हैं उनकी इमेज यानी कि जो छवि है वो बहुत ही खराब है विदेशी बाजारों में। भारत के प्रतिस्पर्धी देशों जापान, कोरिया, वियतनाम और चीन निर्मित उत्पादों को गुणवत्ता में कहीं अधिक भरोसेमंद माना जाता है। तो हमारी कई सारी प्रतिस्पर्धी देश हैं, कंट्रीज हैं, जैसे कि जापान हो गया, कोरिया हो गया, वियतनाम हो गया और चीन हो गया, चाइना। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हमारी कंट्री के कंपैरिजन में ज्यादा आपका भरोसेमंद माना जाता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इंडिया में भी, हमारी कंट्री में भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के होते हैं, लेकिन इस खराब गुणवत्ता वाली छवि की वजह से क्या होता है, अच्छे प्रोडक्ट भी बिक नहीं पाते। अब यहाँ पर बात करें हम खराब गुणवत्ता छवि के क्या क्या कारण हैं, तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे जो कानून है वो स्थिर नहीं है, सहायक नहीं है। इनकी वजह से भी क्या होता है, जो हमारे निर्यातक हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे, कोई भी आपके फिक्स कानून नहीं है और हेल्प नहीं होती निर्यातकों की। तो इस वजह से क्या होता है, जो क्वालिटी है यानी कि गुणवत्ता है हमारे वस्तुओं की, वो भी खराब हो जाती है। दूसरी अगर बात करें तो सरकार की और निर्यातकों की लापरवाही भी होती है। सरकार भी ध्यान नहीं देती, उनको लगता है कि प्रोडक्ट बन रहा है, वस्तु बन रही है, बाहर जा रही है, ठीक है जाने दो, जैसी भी जा रही है, खरीदेंगे तो लोग खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। वैसे ही आपका एक ये लचर आपका जो एटीट्यूड है निर्यातकों का और सरकार का, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है, जिसकी वजह से गुणवत्ता जो है प्रोडक्ट्स की या फिर वस्तुओं की मेंटेन नहीं हो पाती। इसके अलावा हम बात करें अगले पॉइंट की, तो निर्यातकों से प्रतिबद्धता की कमी। तो बहुत सारे ऐसे निर्यातक होते हैं जो कि विदेशों में व्यापार तो करना चाहते हैं, लेकिन आपको भी पता है विदेशों में व्यापार करना इतना इजी नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, आपके कल्चर को समझना पड़ता है, कस्टमर्स के उनकी जो संस्कृति है उनको हम समझते हैं सबसे पहले तो, उसके अलावा उनकी ज़रूरतें क्या है उसको भी समझना होता है, और उनके अकॉर्डिंग जो आपके प्रोडक्ट में आपकी जो वस्तुएं होती हैं उनमें जो आपको बदलाव लाने होते हैं वो लाने होते हैं। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ के निर्यातक बहुत कम ही करते हैं, और एक निर्यातक की संस्कृति की कमी भी है हमारे कंट्री में, हमारे देश में। तो भारत में ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बहुत से लोग अपना अगर प्रोडक्ट देश के अंदर ही बिक जाता है तो उसमें खुश हो जाते हैं, एक्सपोर्टर नहीं बनना चाहते, निर्यातक नहीं बनना चाहते। तो इसे जो एक निर्यातक वाली संस्कृति बननी चाहिए वो नहीं अभी तक बनी है हमारी कंट्री में, इसीलिए हमारा जो निर्यात क्षेत्र है वो विकसित नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो आई एम श्योर पहला जो हमारा पॉइंट है, जो समस्या है सबसे पहली, वो समझ में आ चुकी होगी। क्या पॉइंट्स लिखने हैं आपको एग्जाम में, तो इस तरीके से आपको माइन्यूट से पॉइंट्स ही लिखने हैं और इस पे अपने डायग्राम जरूर बनाइएगा, जिससे कि टीचर को भी आपके पॉइंट्स अच्छे से और क्लैरिटी के साथ समझ में आए और जिससे आपको ज्यादा मार्क्स मिल पाए। नाउ बात करेंगे हमारी दूसरी समस्या की, जो कि है निर्यातकों की अविश्वसनीयता। यानी कि जो निर्यातक हैं, अगर उनको कोई ऑर्डर मिलता भी है किसी फॉरेन कंट्री से, यानी कि किसी विदेशी बाजार से,
ये तो उस केस में वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, उन पर विश्वास नहीं किया जाता। ये भी एक छवि बन चुकी है हमारे निर्यातकों की। तो भारतीय निर्यातकों को विदेशी बाजारों में बेहद अविश्वसनीय माना जाता है। ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है, इसको समझ लीजिए। जो हमारी यहाँ के निर्यातक हैं उनको विदेशी बाजारों में बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय माना जाता है, यानी कि उन पर किसी को विश्वास नहीं होता। बहुत ही कम ऐसे निर्यातक हैं हमारे कंट्री के जिन जो कि ट्रस्ट अपना गेन कर पाए हैं। देखिए, ट्रस्ट यानी कि जो विश्वास है आपका विदेशी बाजारों में जो आपके कस्टमर्स हैं उनका गेन करना बहुत इजी नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, और एक गलती से वो टूट भी जाता है विश्वास। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब अविश्वसनीयता क्यों हो रही है, उसके पीछे के कारण क्या है? अब जो हमारे अनुबंध होते हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं एक निर्यातक और आयातक के बीच में, ठीक है, तो जो हमारा एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर है, यानी कि एक निर्यातक जो कि आपका एक्सपोर्टर है और एक आयातक है जो कि आपका हमारा इम्पोर्टर है, तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम अनुबंध बोलते हैं। तो उसमें कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, नियम और शर्तें होती हैं। तो हमारे यहाँ के जो निर्यातक हैं बहुत ही जो टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी कि नियम और शर्तें जो होती हैं उसको पूरा ही नहीं करते। बस सामान बनाया और भेज दिया, ध्यान ही नहीं रहा कि उनको क्या क्या शर्तें थी जिसके अकॉर्डिंग उनको अपने जो वस्तुएं थी उनको भेजना था। लेकिन ठीक है, हमारे यहाँ पे ऐसे ही फॉलो होता है। अंतिम समय में अनुबंध पूरा करने से इनकार करना। तो कॉन्ट्रैक्ट लिया आपने कि हम हाँ जी आपको प्रोडक्ट बना के देंगे, और एंड टाइम पर जो हमारे निर्यातक है मना कर देते कि सर हमसे तो बन नहीं पा रहा, ये दिक्कत आ गई वो दिक्कत आ गई। तो दिक्कतें बताते हैं, इससे जो हमारा इंपोर्टर होता है, जो आयातक होता है, उसको भी परेशानी हो जाती है। वो भी आगे किसी ना किसी के लिए आपका क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। उसको भी, उसने भी अगर आपके साथ में कोई ऑर्डर प्लेस किया है तो उसको भी क्या करना है, अपने आगे के कस्टमर्स को प्रोवाइड करना है। तो आपने अगर देरी करी तो उससे उसका भी देरी हो जाएगा, उसका भी लॉस हो जाएगा, उसका भी नाम खराब होगा। तो ये सबसे दूसरा रीजन है आपका। तीसरा, बिक्री के बाद की सेवाओं को प्रदान करने में असमर्थता। अब इंडिया में जो हमारी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, यानी कि वो लोग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं हमारे, तो वो हमारे देश के लोगों को भी जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती है, यानी कि बिक्री के बाद की जो सेवाएं होती हैं उसको प्रदान अच्छे से नहीं कर पाते, उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते अच्छे से। तो मान लीजिए एक एक आपका आयातक है जो कि किसी दूसरी कंट्री में रहता है, तो उसके साथ में कैसा उसको किस तरह की सर्विस दे पाएंगे, किस तरह की सेवा दे पाएंगे, ये भी आपकी एक सबसे बड़ी समस्या होती है। और हमारे यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के, वो भी इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक खराब प्रोडक्ट का लॉट आप भेज देते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने 10,000 यूनिट्स भेजे किसी प्रोडक्ट के, किसी वस्तु के, और उनमें से लगभग 2,000 आपके खराब निकले किसी भी रीजन से। हो सकता है कि आपने ट्रांसपोर्ट जब कराया है प्रोडक्ट तो उस टाइम पर दिक्कत हो गई जिसकी वजह से 2,000 जो यूनिट्स थे उस प्रोडक्ट के वो खराब हो गए। तो अब आपको अगर रिप्लेसमेंट भेजनी है उन प्रोडक्ट्स की, तो उन प्रोडक्ट्स की जो आपकी रिप्लेसमेंट है उनको भेजने में भी एक आध महीना लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी आपको लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। तो ये हमारी एक बहुत ही बड़ी समस्या क्रिएट करती हैं। और लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है जिसकी वजह से अविश्वसनीयता जो है निर्यातकों की वो क्रिएट होती है, वो है प्रतिबद्धता और व्यावसायिकता की कमी। तो हमारी जो निर्यातक हैं एक तो कमिटेड नहीं है, ठीक है, प्रतिबद्धता नहीं है। उनको ऐसा होना चाहिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो करना है, और पूरे टर्म्स एंड कंडीशन जो नियम और शर्तें हैं उसके साथ करना है, टाइम से हो सके तो पहले करके दे देना है एक्चुअली। तो ऐसी प्रतिबद्धता नहीं है, लचर व्यवस्था चलती है, आज का काम कल पे छोड़ा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोफेशनलिज्म है जिसको हम व्यावसायिकता बोलते हैं, यानी कि बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उस तरीके से करना है, अपने कस्टमर को जैसे आप ट्रीट करना चाहते हैं, जैसे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो उस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, एक व्यावसायिकता लानी चाहिए अपने अंदर, जो कि हमारे निर्यातकों में सबसे बड़ी कमी है अभी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत के प्रतिस्पर्धी देश जो कि है जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और ताइवान, न केवल अनुबंध की जरूरतों को पूरा करते हैं बल्कि उत्कृष्ट बिक्री के बाद की सेवाओं को भी प्रदान करते हैं। तो हमारी जो कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, यानी कि हमारी जो प्रतिस्पर्धी देश हैं जैसे कि जापान, दक्षिण कोरिया,
वियतनाम, ताइवान, तो वहां पर जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं उसके नियम और शर्तों को अच्छे से पूरा किया जाता है। इसके अलावा जो बिक्री के बाद की सेवाएं हैं उसको भी अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है। तो आप बताइए, जब ऐसी कंट्रीज अवेलेबल हैं जो कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट को भी फुलफिल कर रही हैं और आपको अच्छी सेवा भी दे रही हैं, तो आप फेक प्रोडक्ट क्यों कोई लेना चाहेगा। तो इसीलिए आपका क्या है, बहुत काम करने की जरूरत है। तो ये थी हमारी समस्या नंबर 2। समस्या नंबर 3 पर आते हैं, जो कि है उच्च उत्पादन लागत। तो किसी भी वस्तु को बनाने के लिए अगर लागत ज्यादा होगी, यानी कि उसको बनाने की जो कॉस्ट है वो ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है आप आगे भी प्रोडक्ट कैसा भेज पाएंगे, महंगा भेज पाएंगे उस वस्तु को। तो भारत में जो निर्यात वित्त पर बैंक शुल्क लगता है और ब्याज दर है वो काफी ज्यादा है। तो आप ब्याज दर ज्यादा है और आपका बैंक शुल्क ज्यादा है, तो इससे आपकी जो कॉस्ट है उत्पादन की वो भी बढ़ जाएगी। हांगकांग, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया की तुलना में भारत में परिवहन और बंदरगाह शुल्क भी अधिक है। अब देख लीजिए, अब हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी कि परिवहन और बंदरगाह का जो शुल्क है वो भी ज्यादा है। तो इसकी वजह से भी क्या होगा, आपका जो हमारी लागत है उत्पादन की वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पुरानी तकनीक, खराब प्रबंधन और कम श्रम उत्पादकता का उपयोग भी भारत में उत्पादन की लागत में वृद्धि करता है। तो उत्पादन की लागत आपकी सिर्फ इन 2 कारणों से नहीं है कि बैंक शुल्क ज्यादा है या ब्याज दर ज्यादा है या फिर हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है या बंदरगाह का जो शुल्क है वो ज्यादा है। इसके अलावा हमारे कई सारे ऐसे निर्यातक हैं जो कि तकनीक काफी पुरानी इस्तेमाल कर रहे हैं, या उनके यहाँ का प्रबंधन ठीक नहीं है, या फिर जो उनके पास लेबर है, ठीक है, जो काम करने वाले लोग हैं उनकी उत्पादकता काफी कम है। तो इनकी वजह से भी जो लागत है उसमें वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा सीमित निर्यात आदेशों के कारण भारतीय निर्यातकों को बड़े पैमाने में उत्पादन तथा बड़ी मात्रा में आपूर्ति से मिलने वाले लाभ भी उपलब्ध नहीं होते। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी निर्यातक के लिए सबसे जरूरी होता है कि जितना ज्यादा उसके पास में ऑर्डर आएंगे उतना ही वो क्या कर पाएगा, आपका ज्यादा मटेरियल कम पैसों में परचेज कर पाएगा। आपको भी पता है एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी कि अगर आप बड़ी मात्रा में किसी भी रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे तो आपको क्या है, उस टाइम पर जो कच्चा माल है आपको वो कम पैसों में मिल जाएगा। ठीक है, जब भी आप जितना ज्यादा ऑर्डर करेंगे उतना ही आपका क्या है, आपके पास में एक ऑप्शन रहेगा कि अगला बंदा, जैसे आप ज्यादा खरीद रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है वो कम चार्ज करेगा, थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट ज्यादा मिल जाएगा आपको। तो ये सारी फैसिलिटीज जो हैं ये नहीं मिल पाती हमारे भारतीय निर्यातकों को, क्योंकि जो ऑर्डर्स हैं निर्यात के वो ऑलरेडी कम आते हैं। 2 रीजन हम देख चुके क्यों। तीसरा रीजन आपका यही है क्योंकि हमारे यहाँ के जो वस्तुएं हैं वो काफी महंगी होती हैं एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटिव कंट्रीज। जो हमारी प्रतिस्पर्धी देश हैं उनमें आपका और सस्ता होता है, बैंक दर कम है, ब्याज दर कम है और आपका परिवहन और बंदरगाह शुल्क भी कम है। तो इस वजह से उनके प्रोडक्ट्स हमारे कंपैरेटिवली क्या हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। नाउ बात करेंगे समस्या नंबर 4 की, जो कि है उत्पादों की अपर्याप्त आपूर्ति। भारत में निर्मित उत्पादों का एक बड़ा प्रतिशत हमारे देश की बड़ी आबादी द्वारा उपभोग किया जाता है। तो हमें भी पता है हमारे देश की जो आबादी है लगभग 140 करोड़ के लगभग हो चुकी है। तो हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, यानी हमारे देश में जो वस्तुएं हैं बनती हैं तो उनका इस्तेमाल भी हमारे यहाँ पर होता है। तो एक बहुत बड़ा प्रतिशत होता है वस्तुओं का जो निर्मित की जाती हैं देश में, वो खुद देश में ही इस्तेमाल हो जाती हैं। अच्छी बात है। इससे कई निर्यात उत्पादों की निरंतर और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने में समस्या पैदा होती है। अब अगर मान लीजिए हमारे देश में ही कोई वस्तु ऐसी है जो कि निर्यात भी की जाती है और कुछ सालों से ठीक चल रहा था, अच्छी खासी उसका निर्यात किया जा रहा था, उससे जो हमारा बिजनेस था एक्सपोर्टर्स का, निर्यातकों का, वो अच्छा चल रहा था। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारी जो देश है उसके अंदर ही उसकी खपत ज्यादा हो चुकी है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो इस सिचुएशन में जो निर्यातक होंगे उनके पास में वो प्रोडक्ट ही नहीं होंगे, वो आपके उत्पाद ही नहीं होंगी, वस्तु ही नहीं होंगी जिसको वो क्या कर सके, निर्यात कर सके। अब यहीं पर जो आपकी प्रॉब्लम है, निर्यातकों की विश्वसनीयता दांव पर लग जाती है। अब वो ऑर्डर तो ले लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है तो उसमें आपकी डिमांड इतनी बढ़ जाएगी, और ऐसी अगर डिमांड बढ़ी और आपके जो कंट्री है उसके अंदर लोगों को ही प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा तो गवर्नमेंट वहां पे बैन लगा देती है कि आप अब निर्यात नहीं कर सकते।
तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है आपकी। इसके अलावा भारत के निर्यातक ज्यादातर उन उत्पादों को विदेशी बाजारों में निर्यात करते हैं जो घरेलू बाजार में बिकने से बच जाता है। इसके अलावा भारत के निर्यातक निर्यात के लिए उत्पादन करने के प्रति सचेत प्रयास नहीं करते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो हमारे यहाँ से जितने भी प्रोडक्ट बाहर निर्यात किए जाते हैं, ठीक है, जितनी भी वस्तुएं निर्यात की जाती हैं विदेशी बाजारों में, तो वो वस्तुएं होती हैं जो कि हमारे घरेलू बाजार में नहीं बिक पाती, ठीक है। तो मान लीजिए 100 प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, 100 वस्तुएं बनाई जाती हैं, 100 में से 80 बिक गई और 20 नहीं बिकी, तो उसके बाद में क्या होगा, वो उन 20 चीजों को आपका निर्यात करने की कोशिश की जाएगी। तो ये सबसे पहली गलती होती है। देखिए, अगर निर्यात करेंगे तो दूसरी कंट्री से आपको 10 रुपए का जो प्रोडक्ट आप यहाँ बेच रहे हैं वो हो सकता है आपको वहां पे 100 रुपए का बेचने मिल जाए, तो आपको जो 90 रुपए का फायदा हो सकता है। तो ये जो निर्यातक होते हैं उनको इसके बारे में अब सचेत प्रयास करने की जरूरत है। अगर हमें अपने कंट्री का, हमें अपने देश का अगर निर्यात बढ़ाना है तो अब निर्यातकों को इसके लिए बहुत ही सीरियस होना पड़ेगा। कई मामलों में निर्यातकों को निर्यात उत्पाद को पूरा करने के लिए पर्याप्त आपूर्ति या कच्चे माल की कमी की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। तो गाइज, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वो जो निर्यातक होते हैं वो आपका ऑर्डर ले लेते हैं। ऑर्डर लेने के लिए अब ऑब्वियस सी बात है वस्तुएं बनानी भी पड़ेंगी, बट बनाने के लिए जो आपका कच्चा माल चाहिए वो नहीं मिल पाता, या फिर आपकी जो भी चीजें हैं, मजदूर हो गए या फिर आपके पावर हो गई, जैसे बिजली वगैरह हो गई, उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती ठीक से। पर्याप्त आपूर्ति ना होने की वजह से भी क्या होता है, दिक्कत क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारी समस्या नंबर 4। अब now बात करेंगे समस्या नंबर 5 की, जो कि है व्यापार सूचना प्रणाली की कमी। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दिक्कत है, जो कि हमारे निर्यातकों को फेस करना पड़ता है। तो भारत के पास कुशल व्यापार सूचना प्रणाली नहीं है जो निर्यातकों के लिए नवीनतम व्यापार जानकारी और रुझान प्राप्त करने में समस्या पैदा करती है। तो सबसे जरूरी चीज है, जैसा कि बोला जाता है कि ज्ञान किसी भी चीज का जरूरी है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी जानकारी जरूरी है। तो हमारे पास में तो हमारे जो बहुत सारे ऐसे निर्यातक होते हैं जिनको व्यापार की जानकारी ही नहीं मिलती कि किसी देश के साथ में अगर उनको व्यापार करना है तो उसकी परिस्थिति कैसी है, वहां पर आपके जो प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कौन कौन से देश हैं जो कि आपके compete कर रहे हैं, उनकी क्या खासियत है, कितना वो आपका बेसिकली आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस दाम पर कर रहे हैं। तो ये चीजें जानने के लिए एक कुशल व्यापार सूचना प्रणाली चाहिए होती है, जो कि अभी हमारी कंट्री में इतनी अच्छी नहीं है। इसकी वजह से जो निर्यातक होते हैं उनको नई जानकारियां नहीं मिलती व्यापार से रिलेटेड, उनको पता नहीं चलता कि कौन सी वस्तुएं हैं जो कि लोगों को ज्यादा पसंद आ रही हैं, क्योंकि जो वस्तुएं ज्यादा पसंद आ रही हैं और हमारे देश में उनको अच्छे से और बड़ी क्वांटिटी में अगर बनाया जा सकता है तो ऑब्वियस सी बात है उस समय उन चीजों को निर्यात करके फायदा उठाया जा सकता है, जो कि हम नहीं ले पाते बिकॉज हमारे पास में क्या नहीं है, कुशल व्यापार सूचना प्रणाली नहीं है। एक कुशल व्यापार सूचना प्रणाली लगातार बदलते वैश्विक बाजार में सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा क्यों जरूरी है हमारे लिए एक अच्छा व्यापार सूचना प्रणाली का होना। उससे हमें जो मार्केट है, ग्लोबल मार्केट यानी कि जो वैश्विक बाजार है, उसमें होने वाले जितने भी बदलाव हैं उनके बारे में जानकारी मिलती रहती है। और जब बदलाव के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अपने जो एक्शंस हैं, अपनी जो स्ट्रेटजीज हैं वो बना सकते हैं। विकसित देशों की तुलना में भारत में खराब संचार सुविधाएं हैं और जहां भी सुविधाएं उपलब्ध हैं वे बहुत महंगी हैं। तो जितने भी विकसित देश हैं वहां पर तो आपकी जो व्यापार सूचना प्रणाली है वो काफी अच्छी है, लेकिन भारत में आपकी संचार प्रणाली भी खराब है और आपके पास कोई भी अच्छी व्यापार सूचना प्रणाली नहीं है। तो खराब संचार सुविधाएं हैं, व्यापार सूचना प्रणाली अच्छी नहीं है, तो इसकी वजह से आपका क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और कहीं कहीं कुछ ऐसे आपके राज्य हैं जहां पर आपकी ये सुविधाएं उपलब्ध हैं लेकिन वो बहुत ही महंगी हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो निर्यातक हैं बहुत से केसेस में आपका अफोर्ड नहीं कर पाते। अधिकांश विकसित देश उन देशों के साथ व्यापार करना पसंद करते हैं जहां व्यापार सूचना प्राप्त करने में पारदर्शिता होती है और ईडीआई जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज प्रणाली के माध्यम से निर्यात आयात औपचारिकताओं की पूर्ति की जाती है।
तो आजकल जितनी भी आपके विकसित देश हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी चाहते हैं कि कम से कम उन्हें क्या करना पड़े, तो पेपर वर्क करना पड़े, और इसके लिए वो क्या करते हैं, ऐसी कंट्रीज के साथ में बिजनेस करना पसंद करते हैं जहां सब कुछ ऑनलाइन हो जाए। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो ये भी आपका सबसे जरूरी है। एक कंट्री जो कि अभी आपका इतना विकसित नहीं है कि वो ऑनलाइन तरीके से काम कर सके, जहां पर आपका व्यापार सूचना प्राप्त करने में पारदर्शिता नहीं है, ईडीआई प्रणाली का इस्तेमाल नहीं होता ऑर्डर लेने के लिए, देने के लिए, तो ऐसे कंट्रीज के साथ में बहुत सारे देश ऐसे ऐसे होते हैं जो कि आपका व्यापार करना पसंद नहीं करते हैं। तो हमारी कंट्री के साथ में भी ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे निर्यातक ऐसे हैं जो कि अभी तक अपना तकनीक वगैरह का इस्तेमाल ही नहीं करते। तो समस्या नंबर 6 की बात करेंगे, खराब आधारिक संरचना। आप सभी को भी पता है हमारे यहाँ पर रोड्स हैं, रोड्स में उससे ज्यादा गड्ढे होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में रेल्स हमारी लेट चलती हैं, एयरपोर्ट में हमारे एयरप्लेन्स डिले हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये हमारी खराब आधारिक संरचना को बताती हैं। तो भारत में खराब और अपर्याप्त ढांचागत सुविधाएं हैं जो निर्यात के विकास में बाधक होती हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ नहीं पा रहा, हमारा निर्यात बढ़ नहीं पा रहा, तो उसके लिए जो आधारिक संरचनाएं हैं या फिर ढांचागत सुविधाएं जो होती हैं उनका खराब होना भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब आधारिक संरचना संबंधित में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर देश में बिजली की कमी रहती है, तो बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कि पूरे अपना काम नहीं कर पाती, कॉन्ट्रैक्ट्स मीट नहीं, अनुबंधों को मीट नहीं कर पाती। रीजन इज दैट कि बिजली नहीं आती, बिजली आती है तो कम आती है, कभी कभी ज्यादा पावर कट्स हो जाते हैं। खराब परिवहन सुविधाएं हैं, ठीक है, परिवहन सुविधाएं बहुत खराब है हमारे देश में अभी भी। खराब भंडारण और बंदरगाह सुविधाएं और खराब संचार सुविधाएं, तो ये कुछ आपकी समस्याएं हैं जो कि आधारिक संरचना संबंधित हैं, और इनकी वजह से भी हमारा जो निर्यात है उसका विकास नहीं हो पाता, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं अगली समस्या पर। समस्या नंबर 7, चेहरा विहीन उपस्थिति। तो चेहरा विहीन उपस्थिति की अगर हम बात करें तो विदेशों में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो बेची जाती हैं, जो कि इंडिया से निर्यात कराई जाती हैं, लेकिन वो किसी दूसरी विदेशी कंपनी के नाम पर बेची जाती हैं, ठीक है। तो विदेशी कंपनियां क्या करती हैं, प्रोडक्ट हमारे यहाँ से मंगा लेती हैं, वस्तुएं हमारे यहाँ से मंगा लेती हैं, और उनको क्या करती हैं, आपका दोबारा से पैक करके अपने ब्रांड नेम के अंदर और बेच देती हैं। तो इससे हमारी जो मेन प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हमारे कंट्री का है, जो कि अच्छी क्वालिटी का है, जो कि एक ब्रांड इमेज हमारी क्रिएट कर सकता है इंडिया की, वो नहीं क्रिएट हो पाती। तो विदेशी बाजारों में भारतीय उत्पादों का चेहरा विहीन उपस्थिति है। कई भारतीय निर्यात उत्पादों जैसे कि समुद्री भोजन, मसाले, चमड़े की वस्तुएं जो विदेशों में काफी मांग में हैं, को विदेशी ब्रांड नामों के तहत बेचा जाता है। इस तरह विदेशी आयातक न केवल भारी राजस्व उत्पन्न करते हैं बल्कि एक अच्छी ब्रांड छवि भी उत्पन्न कर लेते हैं। अब हमारा जो कंट्री का प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारा एक वस्तु है जो हमारे देश से जाती है, और हमारे जो निर्यातक है वो बहुत मेहनत करते हैं उस प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए, लेकिन क्या मिलता है उन्हें, जो पैसे डिसाइड होते हैं वो मिल जाता है, नाम तो नहीं मिलता ना। अब ऑब्वियस ही बात है, कोई दूसरी कंपनी बेच रही है अपने ब्रांड नेम के अंदर, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा ये प्रोडक्ट किनका था, कहाँ से आया, क्या इसका ओरिजिन, नहीं पता चलता। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, चेहरा विहीन उपस्थिति है हमारे बहुत सारी वस्तुओं की, जिसकी वजह से हमारी कंट्री का नाम नहीं हो पाता, और नहीं तो हमारे पास इतनी सारी वस्तुएं हैं जो कि विदेशों में काफी पसंद की जाती हैं, ठीक है। तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा और बताइएगा अपना कमेंट करके कि कैसी लगी है वीडियो, ताकि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो लाता रहूं आप सभी के लिए। तो अभी हमारी आखिरी समस्या जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और ये सब आपको पता है तो मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। हमारी जो देश है उसमें प्रक्रियात्मक जटिलताएं बहुत सारी हैं, संस्थागत कठोरता भी बहुत है, यानी कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि आपकी कई लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने को मजबूर करती हैं एक निर्यातक को, एक आयातक को। तो इनकी वजह से भी बहुत सारी ऐसी मार्केट्स है या बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि हमारे देश के साथ में व्यापार नहीं करना चाहते। तो भारत में निर्यात आयात नीतियां और प्रोत्साहन योजनाएं ज्यादातर अनिश्चित हैं।
भारत में हमारे कई प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में निर्यात प्रलेखन और औपचारिकताएं अभी भी जटिल हैं, जो कई निर्यातकों और आयातकों के लिए बाधा पैदा करती हैं। तो जितनी ज्यादा आपकी जटिल होंगी, आपकी फॉर्मेलिटीज ज्यादा होंगी, औपचारिकताएं जितनी ज्यादा होंगी, निर्यात प्रलेखन में आपका जितना ज्यादा उनको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आयातकों को, तो उतना ही हमारे को ऑर्डर्स कम मिलेंगे, उतना ही निर्यात हमारे देश से कम होगा। हमारे देशों के निर्यात और आयात की जांच करने के लिए कई सरकारी संस्थान हैं, और निर्यातकों और आयातकों को सुचारू निर्यात और आयात लेन देन के लिए अपने विनियमों का अनुपालन करना होता है। तो जितने भी निर्यातक हैं, आयातक हैं, जितनी भी हमारी सरकारी संस्थान हैं, उनको जितने भी आपके पेपर्स चाहिए, जितने भी कागजात चाहिए आपके आयात निर्यात से रिलेटेड, अगर आप नहीं प्रोवाइड करें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो वस्तु का लेन देन होगा वो रोक दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, होना चाहिए ऐसा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलताएं हैं, उनको कम करना भी जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो कंट्री है, हमारे जो देश है, उसका निर्यात बढ़े, तो हमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा। अपने जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो औपचारिकता है, उनको हमें फास्ट करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जितना जरूरी है उतना करो, कम से कम करो, और उनके लिए फास्ट करो। ऐसे नहीं कि आपने कोई वस्तु खरीदनी है लेकिन आपको 1 महीने तो उनके पेपर वर्क करने में लग गए, तो इस वजह से भी क्या है, कई सारी दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, सभी आपको समझ में आए होंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो, जिससे कि मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू so much for watching and perform best in your exams. Take care. Bye bye.